हेलो गाइस, लनी भाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हम अभी लास्ट के लेक्चर्स में अपना चैप्टर 15 कर रहे थे, हम उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रेगुलेटरी मेजर्स कौन कौन से हैं इंडिया में विथ रिगार्ड टू हजार्डस वेस्ट। तो पहला है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि वी हैव अराउंड 30% ऑफ मार्केट, है ना, इस रिगार्ड में, कि हमारे पास इंडिया में वर्ल्ड का 30% मार्केट है। किसका? रिसाइकलिंग बिजनेस का, जो शिप रिसाइकलिंग का बिजनेस होता है उसका। तो इसीलिए हमारे यहाँ उसको रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के लिए ये लॉ है, रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019। दिस एक्ट सीक्स टू एंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ यार्ड वर्कर्स। और इसमें किसके किसके प्रोविजंस भी डाल दिए गए हैं? शिप ब्रेकिंग कोड 2013 और प्रोविजन ऑफ हांगकांग कन्वेंशन। तो यूजुअली होता क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बना है, तो जब भी कोई नया कानून हम लाते हैं उसके बाद, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे उसमें जो जो बातें कही गई थी, जैसे हांगकांग कन्वेंशन में जो भी बातें कही होंगी, है ना, उन लोगों ने, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन सबको इनकॉर्पोरेट करे किसमें, अपने जो नए नए आने वाले लॉज हैं उसके रिगार्डिंग। कभी कभी सिर्फ कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए ही अलग से लॉ लाना पड़ता है, तो वो भी अलग प्रोविजन है। अदरवाइज कोई आप लॉ ला रहे हैं तो उसमें भी इसको कन्वेंशंस के पॉइंट को आप डाल के ला सकते हैं। फिर इस एक्ट में रिसाइकलिंग की डेफिनेशन इसने दी हुई है ना, कि रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? डिसमेंटलिंग ऑफ शिप एट अ फैसिलिटी टू रिकवर कंपोनेंट्स एंड मटेरियल फॉर री यूज एंड टेकिंग केयर ऑफ हजार्डस मटेरियल सो प्रोड्यूस। फिर ऑथराइज रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में सिर्फ हम ये सब कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर शिप्स के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी किस काइंड की शिप आ सकती है रिसाइकलिंग के लिए इंडिया में, उसका वेट कितना होगा, वो किस मटेरियल से डील वाली होगी, तो ये सारे प्रोविजंस इसमें लिखे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं कि जो प्रोहिबिटेड हजार्डस वेस्ट हैं उससे रिलेटेड शिप इंडिया में नहीं आ सकती। तो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिस्ट रिलीज़ करती है कि बहुत सारी ये केमिकल्स अलाउड नहीं है कंट्री के अंदर। तो अब उससे रिलेटेड जो भी शिप्स होंगी वो इंडिया में एंट्री वो नहीं आ पाएंगी रिसाइकलिंग के लिए, है ना। फिर नेशनल अथॉरिटी का फॉर्मेशन। नेशनल अथॉरिटी क्या करेगी? पीरियोडिक सर्वे टाइप करेगी, है ना। वो जाके चेक करेगी कि जो प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है कि नहीं। फिर कोई अगर नई शिप है जो हजार्डस वेस्ट इधर उधर ले जाना चाहती है, या उसके पास इन्वेंट्री है हजार्डस वेस्ट की, तो उसको भी यहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा नेशनल अथॉरिटी से। फिर जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है उसके लिए एक शिप रिसाइकलिंग प्लान बनाना पड़ेगा, उसको इस अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं, राइट। फिर की बेनिफिट्स क्या हैं इस बिल के? इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लोबल शिप एंटरिंग द इंडियन शिपयार्ड फॉर रिसाइकलिंग। तो जैसे हम लॉज को सिंपलर बनाते हैं ना, सिंपलर या स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, बाहर की कंपनियां का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में और इंडिया के लॉ में, तो हमारा बिजनेस उससे बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए जब आप शिपिंग की रिसाइकलिंग के लिए ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाएंगे, तो उससे क्या ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है और जो कॉन्फिडेंस है बाहर की कंपनीज का या बाहर के शिप ओनर्स का, वो इंडिया की तरफ बढ़ता है। फिर रिसाइकलिंग ऑफ शिप से जो हमारे यहाँ लोकल बिजनेस हैं और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसका भी इंक्रीज होगा। आपको पता होगा अलांग का, जो हमने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, यहाँ पे शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, उसके साथ साथ मुंबई में है, कोलकाता पोर्ट में है, अजिक्कल इन केरला में है। तो ये कुछ हमारे फेमस शिप रिसाइकलिंग यार्ड है इंडिया में, है ना। तो इनकी वैल्यू भी इसके साथ बढ़ेगी। फिर जो हमारी स्टील की प्रोडक्शन नीड है 10% लगभग, उसको हम इसी मटेरियल से जो रिसाइकल कर रहे हैं इससे ये फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आपको एक एक चीज़ में डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार रीडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016। तो ये हजार्डस वेस्ट के लिए स्पेसिफिकली रूल बना दिया गया था। आपको पता होगा और भी वेस्ट हैं हमारे यहाँ, बट हजार्डस वेस्ट क्योंकि सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ वेस्ट होता है इंडिया में, तो इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट लॉ बना दिया गया ताकि इसकी हैंडलिंग या फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो अलग तरीके से किया जा सके, है ना। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट के लिए लाया गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोमोट रीसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाइल रिड्यूसिंग हजार्डस वेस्ट। फिर इसमें स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे भी दिया हुआ था कि जो ऑक्यूपायर है, जो मतलब वेस्ट को कैरी करता है, जिसके पास वेस्ट का मटेरियल है या फिर जो पोटेंशियल वेस्ट बन सकता है, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले उसको प्रिवेंट करना चाहिए कि वेस्ट जनरेट ही ना हो जी। फिर उसके बाद वेस्ट जनरेट हो रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो। उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि रीयूज़ कर सके वेस्ट को। रीयूज़ के बाद रिसाइकलिंग का कोशिश कर सकता है। फिर उसके बाद रिकवरी का कोशिश कर सकता है। यूटिलाइजेशन का कोशिश कर सकता है ना, कि उसको ले जाके कहीं और यूज़ करने लगे। और वो सब भी नहीं कर सकते तो फिर लास्ट में सेफ डिस्पोजल करना आना चाहिए।
है ना। तो ऑर्डर ये है हमारा, पहले हम प्रिवेंशन में ही कोशिश करेंगे कि कचरा हम जनरेट ही ना करें। जनरेट करना ही पड़ रहा है, अगर मजबूरी है तो वो मिनिमम हो, और मिनिमम भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करें कि उसको रीयूज़ करें हम। वो रीयूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो रिसाइकलिंग करें। फिर ऐसे ही पूरा सीक्वेंस बनाया गया है। इसमें एसओपीज भी बनाए गए हैं, है ना, कि जो वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो हजार्डस वेस्ट भी रिसाइकल कर रही हैं या फिर मैनेज कर रही हैं, उनके लिए एसओपीज़ क्या है। एसओपीज़ इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो लोग काम करते हैं ऐसी जगहों पे, उनकी हेल्थ के साथ या फिर इन्वायरमेंट जो है आसपास, उसकी हेल्थ के साथ नुकसान ना हो। एसओपीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसमें बेसिकली रूल्स होते हैं, पहला ये होगा, इस स्थिति में ये करोगे, इस कंडीशन में आपको ये करना है, कुछ ये हो जाए तो फिर इसको रिपोर्ट करनी है, वो सारे नियम इसमें होते हैं। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हमारे वेस्ट हैं उसका रूल्स बताया गया है। तो इंडिया में कोई भी हजार्डस वेस्ट फाइनल डिस्पोजल के लिए नहीं आ सकता, है ना। मतलब कोई कंट्री बोले कि हम इंडिया को अगर पैसा दे रहे हैं, आप हम ये वेस्ट हमारे हमने जनरेट किया है, इसको डिस्पोज कर दो अपने वाटर में या अपने लैंड में, तो वो बाई लॉ प्रोहिबिटेड है इंडिया में। मतलब हम लोग रिसाइकल तो कर सकते हैं बुला के, कोई हजार्ड वेस्ट रीयूज़ भी कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं किसी तरीके से, किसी काम में ले सकते हैं, लेकिन उसको डिस्पोज नहीं कर सकते इंडिया में। तो ये सारे इसमें रूल्स दिए हुए हैं, एक एक करके आपको पढ़ लेना है, कोई इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। फिर कौन कौन से वेस्ट हैं जो प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम इंपोर्ट, तो आप देख सकते हैं, वेस्ट एडिबल फैट्स, ऑयल ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल ओरिजिन, हाउस होल्ड वेस्ट नहीं आ सकता, क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट है जो वो नहीं आ सकता, टायर्स फॉर डायरेक्ट री यूज़ पर्पसेस नहीं आ सकते। फिर सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग पेट बॉटल्स नहीं इंपोर्ट कर सकता कोई। फिर इसके बाद वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली स्क्रैप नहीं आ सकता। फिर अदर जो केमिकल वेस्ट है स्पेशली इन सॉल्वेंट फॉर्म, वो भी नहीं आ सकता। तो ये सारा लिस्ट है ना। फिर स्टेट्स गवर्नमेंट को कौन कौन सी ड्यूटी दी गई है वो भी यहाँ पे है, तो एक बार आप इसको रीडिंग कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हजार्डस वेस्ट है उसके लिए ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी भी बनानी पड़ेगी। ये परमिशन कहाँ से मिलेगी आपको? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, है ना। ये मंजूर करेगा कि आपका लेआउट कैसा होगा वहाँ पे, है ना, कौन सी जगह पे क्या होगा। तो यहाँ से परमिशन लेके आप फिर इस फैसिलिटी को बना सकते हैं। फिर जो हजार्डस वेस्ट है, अगर उसको पैक करना है, लेबलिंग करनी है या उसका ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी रूल बताए गए हैं। सपोज़ करिए अगर कोई सामान है हजार्डस वाला, वो एमपी से जाना है यूपी। सपोज़ करिए एक्सप्लोसिव है ना, जो माइंस में यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव को ट्रक में डाल के हमको ले जाना है यूपी में। तो उस केस में हमें यूपी और एमपी दोनों जगह से क्या लेना पड़ेगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये कौन देगा? जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दोनों स्टेट का, वो देगा। उसके बाद ही हम उसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके की गाड़ी में ये ट्रांसपोर्ट होगा, उस गाड़ी के पैरामीटर्स क्या होंगे, कितना एक बार में ले जाया जा सकता है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं। फिर इसी में 2019 में अमेंडमेंट भी की गई थी, तो ये बार एक बार आप रीडिंग कर लेना। फिर अभी तक इंडिया में जो सिगरेट बट्स हैं इनके लिए कोई रूल नहीं एग्जिस्ट करता है। पॉल्यूशन तो इनसे भी बहुत होता है, क्योंकि ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है सिगरेट का, जैसे सिगरेट बट बोलते हैं हम, ये मेजरली किससे बना होता है? सेल्यूलोज एसीटेट से, है ना, 95%। और कुछ परसेंट क्या होता है इसमें? रेयन। और ये सेल्यूलोज एसीटेट जो है हमारा बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन लेकिन इंडिया में अभी तक कोई इसके लिए लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है, ना ही ये हजार्डस कैटेगरी में आता है। इसीलिए एनजीटी जो है हमारी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्होंने डायरेक्ट किया है कि सीपीसीबी को, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कि आप इनको भी डिस्पोज करने की गाइडलाइंस इशू करिए। तो इसके बाद हमारा क्या है? स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। तो इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं ये टर्म सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? तो सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक ऐसी काइंड ऑफ इकोनॉमी है जहाँ पे वेस्ट का जनरेशन नहीं होता, है ना। तो नो वेस्ट जनरेशन है यहाँ पे। होता कैसे है ये? यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले हमारे जो प्रोडक्शन है वो क्लीनर हो, है ना। क्लीनर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जितनी भी कम रिसोर्सेज से आप उसको किसी चीज़ को बना सकते हैं वो बनाना चाहिए। फिर उसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी सर्विस प्रॉपर करनी चाहिए, ताकि जो उसका लाइफ स्पैन है वो एक्सटेंड किया जा सके। फिर जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाए तो उसको कलेक्ट कर लिया जाए, है ना, या फिर उसको रीमैन्युफैक्चर किया जाए। कलेक्ट करने के बाद रिसाइकल किया जाए या रीयूज़ किया जाए कम्प्लीटली। और उसे ऐसे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं जो ग्रीन प्रोडक्ट हो, मतलब जो नॉन टॉक्सिक हो, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हो।
तो मतलब कुल मिला के अगर आपने स्टील जैसे बनाया आयरन और ये सब और से, तो आपको पता होगा स्टील आयरन और कार्बन से मिलके बनता है ना। तो जब आपने स्टील बनाया, उसका बॉटल आपने सपोज बना लिया, फिर वो बॉटल अपनी लाइफ स्टाइल चला पूरी, उसके बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया, फिर वो स्टील में चेंज हो गया, फिर उससे कुछ नया प्रोडक्ट बन गया। तो क्या हो रहा है, बार बार हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो स्टील उन कुछ मेटल्स में से है जो कम्प्लीटली रिसाइकल हो सकते हैं। इसीलिए इट इज़ मोस्ट कंड्यूसिव टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी जो हम पढ़ते हैं ये वर्ड, ये बहुत ऑफन न्यूज़ में भी रहता है। इसके लिए मोस्ट कंड्यूसिव हमारा मेटल कौन सा है, स्टील। तो स्टील की प्रोडक्शन प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, तो दो रूट हैं स्टील बनने के। पहला है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, जिसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट, जिसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो जो जो बेसिकली ये बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है हमारा प्राइमरी वाला, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू या फिर वर्जिन स्टील जिसे हम बोलते हैं, है ना, या नई स्टील बनानी है तो इस रूट से हम बनाते हैं। और हमें अगर कोई स्टील को रिसाइकल करना है स्टील के स्क्रैप से, स्क्रैप मतलब कचड़ा स्टील का, है ना, उसके स्क्रैप से अगर फिर से नई स्टील बनानी है तो हम ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट पे जाते हैं। फिर यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में आई थी, विच एम्स टू डेवलप ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री बाई क्रिएटिंग 300 मेट्रिक टन पर एनम स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई 2023, जिसमें से 35 से 40% कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट से, मतलब रिसाइकलिंग की तरफ से आएगा, है ना। तो अब इसमें यही पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम स्टील इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं, प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर, ensuring sustainable development by the principle of 6R, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी फेरस स्क्रैप फॉर क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो हमारा स्क्रैप है स्टील का, उससे उसे प्राइमरी इंडस्ट्री में भी थोड़ी अमाउंट में यूज़ किया जाता है ना, लगभग 15% के आसपास, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। मेनली ये कहाँ यूज़ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में, या सेकेंडरी फॉर्म ऑफ जो प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट वाला हमने जो देखा था उस पर यूज़ होता है ना, स्क्रैप हमारा मेनली। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, या प्राइमरी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ से न्यू स्टील बनता है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारे प्राइमरी वाले का, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। तो हमारे जो की फीचर्स क्या हैं नेशनल स्टील पॉलिसी के, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। एक बार आप इनकी रीडिंग कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के पर्सपेक्टिव से, बस आपको नाम याद होना चाहिए कि कोई नेशनल स्टील पॉलिसी करके एग्जिस्ट करती है, या नेशनल स्टील स्क्रैप पॉलिसी है ना, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेन मेन पॉइंट बस इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आंसर राइटिंग में जब आप करोगे, उसमें भी मेन मेन पॉइंट ये काम आएंगे, डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है। फिर स्क्रैप की कैटेगरीज भी दी हुई हैं, होम स्क्रैप क्या होता है, न्यू स्क्रैप या इंडस्ट्रियल स्क्रैप क्या होता है, ओल्ड स्क्रैप या ऑब्सोलीट स्क्रैप क्या होता है। जैसे होम स्क्रैप आप देख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील होती है या स्टील के प्रोडक्ट, उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई कचरा निकलता है स्टील का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम स्क्रैप। होम मतलब क्योंकि अपनी इंडस्ट्री से ही निकल रहा है, इसलिए होम टर्म एसोसिएटेड है यहाँ पे, है ना। फिर न्यू स्क्रैप या इंडस्ट्रियल स्क्रैप क्या होता है, फिर यही प्रोडक्ट जब आगे लाइन में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई कचरा निकल रहा है तो उसे न्यू स्क्रैप या इंडस्ट्रियल स्क्रैप बोलते हैं। जैसे फैब्रिकेशन हो गया, स्टील प्रोडक्ट्स बनाना इन प्रोडक्ट से, है ना, ऑटो कंपोनेंट्स बनाना आगे चल के, तो उसका नाम क्या देते हैं इन लोगों ने, न्यू स्क्रैप या फिर इंडस्ट्रियल स्क्रैप। फिर इसके बाद क्या है, ओल्ड स्क्रैप या ऑब्सोलीट स्क्रैप। ये स्टील डिस्कार्डेड वाला होता है। डिस्कार्डेड मतलब जब एक्सपायर हो जाए, जैसे कि लाइफ प्रोडक्ट की पूरी हो जाए, उस केस में हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट स्क्रैप है या ओल्ड स्क्रैप है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस पॉलिसी के, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखे हुए हैं। प्रमोट द 6R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सारे अगर लॉज आते हैं ना कभी, तो लास्ट 1 ईयर में अगर कोई आ रहा है, अमेंडमेंट आई हुई है या कोई न्यूज़ आया हुआ है लास्ट 1 साल में, उस केस में आप डिटेल में जा सकते हैं इस तरीके की। लेकिन अगर पुराने हो जाते हैं तो बहुत रेयर हो जाता है, फिर ऐसे कितने लॉज को हम पढ़ते हुए बैठेंगे, है ना। तो इसलिए ऊपर ऊपर से देख लेना चाहिए, नाम आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि स्टील रिसाइकलिंग के लिए क्या है, या हजार्डस वेस्ट से बचने के लिए क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे। फिर एडवांटेज क्या है इस पॉलिसी के, तो बेसिकली हम इसमें रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली वी वांट कि जो हमारा 35 से 40% प्रोडक्शन है बाई 2030, वो स्क्रैप से आए, है ना। एडवांटेज उससे होता क्या है कि एवरी टन ऑफ स्क्रैप जो है हमारा यूज़ जो हम करते हैं, उससे 1.1 टन ऑफ आयरन और बच जाती है, 630 kg ऑफ कोकिंग कोल बच जाता है, 55 kg ऑफ लाइम स्टोन का सेविंग होता है। फिर वाटर कंजप्शन रिड्यूस होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शन होते हैं 40 से 58%।
तो ये सारे बेनिफिट डायरेक्टली हमको हो रहे हैं किससे, स्क्रैप यूज़ करने से। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैं हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल को टॉक्सिक मेटल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी छोटी अमाउंट में भी अगर कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है तो वो इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमंस के लिए पॉइजनस हो सकती है या टॉक्सिक हो सकती है इन नेचर, या फिर हार्म कर सकती है एक तरीके से हमारी बॉडीज़ को या फिर इन्वायरमेंट को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपको टॉक्सिक मेटल लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी मेटल्स आर मेटेलिक एलिमेंट्स विथ रिलेटिवली हाई डेंसिटी कंपेयर टू वाटर। तो वाटर नहीं होगी यहाँ पे, कंपेयर टू अदर मेटल्स होना चाहिए। उसका रीज़न बीइंग कि वाटर से तो ऑलमोस्ट सारे ही मेटल हाई डेंसिटी में होते हैं, लेकिन ये जो हमारे हैवी मेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं, इनका डेंसिटी जो होता है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली हाई होता है। इसीलिए इवन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये हार्मफुल होते हैं। इसके साथ साथ और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, दे आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो ये इन्वायरमेंट में भी बहुत दिनों तक बने रहेंगे। दे बायो अक्यूमुलेट, तो बायो अक्यूमुलेशन भी इनमें देखने को मिलता है और बायो मैग्निफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे होती है। फिर वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड हो गया, मरकरी हो गया, बेरियम हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये वाटर सॉल्युबल हैवी मेटल्स है। इसमें जो आर्सेनिक है, कैडमियम, लेड और मरकरी, ये अगर पानी में हमारी बॉडी में जाते हैं तो बहुत सीरियस डैमेज हमारी बॉडी में करते हैं। हमने लास्ट के लेक्चर्स में कवर भी किया था कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनके कारण। जैसे लेड के केस में हमने देखा था कि इससे लेड पॉइजनिंग होती है ना। लेड पॉइजनिंग में बेसिकली होता क्या था कि जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स हैं उसको ये सीरियसली डैमेज करता था, और उसके कारण क्या होता था, पूरी बॉडी में इम्पैक्ट आता था। सिमिलरली कैडमियम में याद होगा अगर, इससे इटाई इटाई डिसीज होती है। इटाई इटाई डिसीज जिसे आउच आउच डिसीज भी बोलते थे, क्योंकि पूरी बॉडी में पेन होने लगता था। सिमिलरली आर्सेनिक से कैंसर भी होता था, है ना, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर। इसी तरीके से ये सारी जो हमारी बॉडी में अगर जाते हैं डिजॉल्व होके, तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज उससे होते हैं। सो नॉर्मली जो नेचुरल वाटर्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपको हैवी मेटल मिल जाएंगे, बहुत बहुत रेयर और छोटे अमाउंट में। लेकिन जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मेटल स्मेल्टिंग इंडस्ट्रियल एमिशंस है, उससे बहुत ज़्यादा हैवी मेटल निकलते हैं। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे भी निकलते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गए, कोल बेस्ड पावर जनरेशन हो गया, तो इन सब से हैवी मेटल हमारे इन्वायरमेंट में ऐड होते रहते हैं। फिर हैवी मेटल पॉइजनिंग भी एक टर्म है। It is the result of exposure to heavy metals that enter the human body system and binds to cell, preventing the normal functioning of organs. तो अगर एक एक हैवी मेटल को स्पेसिफिकली आप नहीं बोलना चाहते तो ये एक बड़ा टर्म भी लिख सकते हैं कि हैवी मेटल पॉइजनिंग, है ना। आंसर राइटिंग में कहीं लिखना है अगर, हैवी मेटल हमारी बॉडी में जाके अलग अलग सेल में बाइंड करते हैं और जो फंक्शनिंग है हमारे ऑर्गन्स की उसको डिस्टर्ब करते हैं, और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज भी इनसे हो जाती हैं। तो गैसियस फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और फाइन पर्टिकुलेट फॉर्म में भी जाते हैं। फिर रेन के फॉर्म, रेन से भी वॉश होके बहुत सारे जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह भी ये मिल जाते हैं आपको देखने में। अभी कुछ सालों पहले न्यूज़ आई थी कि राजस्थान के कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर में। और भी इंडिया से कई न्यूज़ आती रहती हैं कि अलग अलग जगह से पॉल्यूशन आ रहा है हमको देखने को इनका। अब एक एक करके ना कुछ जो मेन मेन हमारे हैवी मेटल है उनको हम देख लेते हैं। तो लेड जैसे अभी हमने देखा, जैसे मैं बता रहा था, इसके बारे में देखते हैं इसके सोर्स कहाँ हैं। तो पहला क्या सोर्स है, माइनिंग का। फिर लेड एसिड बैटरीज जो है उससे लेड का निकलता है। फिर बैटरी स्क्रैप रिसाइकलिंग में निकलता है लेड। पेंट और पिगमेंट्स में यूज़ होता है। फ्लाई ऐश में यूज़ होता है। प्लास्टिक टॉयज़ में यूज़ होता है। तो ये सारे इसके मेजर सोर्सेस हैं। फिर माइनर सोर्स क्या क्या है, लेड सोल्डर, फूड कैन, कॉस्मेटिक लिप प्रोडक्ट्स। लेड इन वाटर भी आपको देखने को मिलता है। लेडेड पेट्रोल में भी मिल जाएगा आपको। लेडेड पेट्रोल से ये निकल के फिर जाता था, और जो गाड़ी के कैटेलिटिक कन्वर्टर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, है ना। कैटेलिटिक कन्वर्टर में ही मेजरली जो पॉल्यूटेंट हैं डिस्ट्रॉय होते हैं गाड़ियों में। तो जब लेडेड पेट्रोल यूज़ होता था तो वो कैटेलिटिक कन्वर्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता था, है ना। फिर ई वेस्ट से भी बहुत सारा लेड निकलता है, जैसे सोलर पैनल हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, लिथियम बैटरीज हो गई, पीवीसी। तो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। एक बार आपको रीडिंग और ध्यान में ज़रूर रखना है ये सारा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब लेड के सोर्स में अगर क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, है ना, लेड यहाँ पे लिख दिया उन्होंने दो चार टर्म, फिर नीचे लास्ट में लिख दिया आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब ये ऐसा टर्म आ गया ना, एक्सेप्शन या अलग से टाइप का, कि आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में लेड कहाँ निकल रही है ना। डायरेक्टली लिंक नहीं बनता। लेकिन अब आपने अगर सोर्स के तौर पे देखा है कि माइनर सोर्स है ये उसका, तो आप
याद रख सकते हैं। इसमें जो एक्सेप्शन वाले हैं, जो मतलब आप लिंक नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको तो ज़रूरी याद रखिए, बाकी और सब तो ठीक ही है। फिर लेड पॉइजनिंग जो अभी मैं बता रहा था, जब ज़्यादा एक्सपोजर लेड से होता है तो हमारी बॉडीज़ में क्या हो जाती है, लेड पॉइजनिंग, है ना। यूजुअली जो बच्चे खेलते रहते हैं बैटरी ले लेके छोटी छोटी, लो इनकम कंट्रीज़ में, वहाँ पे बच्चों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अब इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो लेड एक कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर कॉज करता है। कहाँ, लंग्स में, किडनी में, ब्लैडर हो गया हमारे वो उसमें। फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे जो हमारे डेवलपिंग फीटसेस होते हैं ना, उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण बहुत बार स्टिल बर्थ हो जाती हैं, मिस कैरेज हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर बिहेवियरल और न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी होता है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं इन चिल्ड्रन में, तो ये ह्यूज इम्पैक्ट हमारी बॉडी में डाल रहा है। फिर हमारे फूड और वाटर से मिलकर क्या बना लेता है, क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग, जिससे क्या हो सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, डिसफंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। उसके साथ साथ अल्जाइमर्स रिस्क डिसीज़ के भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है, इसमें आदमी अपनी मेमोरी लॉस करने लगता है ना। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने बेसिक फंक्शंस में नहीं कर पा रहे हो, हाथ आपके काँप रहे हैं। बेसिकली ब्रेन की नर्व्स की डैमेज के कारण ये धीमे धीमे होने लगता है। हालांकि अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में रिसर्च भी बहुत चल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है ये, इंडिया में ये कम है। लेड को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में लेड पेट्रोल बंद किया गया था 2000 में। और बाई 2011 हम लोग पूरे से लेडेड पेट्रोल या जो था उसको हटाने में सक्सेसफुल हुए थे। फिर मैनी आयुर्वेदिक मेडिकेशन में भी ओवरडोज मिले हैं हमें देखने को, लेड, मरकरी, आर्सेनिक के। उसका रीज़न क्या है, लैक ऑफ रेगुलेशन और ओवरसाइट। हालांकि सारे मेटल नुकसान नहीं करते, और हमारी आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिस है राज शास्त्र की, उसमें यूज़ भी होते हैं बहुत, है ना। जैसे मेटल्स हैं हमारे, कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, टिन, जिंक, मरकरी, लेड, तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में इसको यूज़ भी करते हैं इंटेंशनली कई बार जो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मानना है कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।